हाँ तो देखिए आज हम एक्सरसाइज में कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट जेड की पावर n बटा n इंटू n प्लस 1 मॉड जेड लेस देन इक्वल देन 1 के लिए निरपेक्ष अभिसारी है। हमें सिद्ध करना है कि जो श्रेणी है ये मॉड जेड लेस देन इक्वल देन 1 के लिए निरपेक्ष अभिसारी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इसके निरपेक्ष अभिसारी की हम लोगों को जांच करनी है। निरपेक्ष अभिसारी का मतलब हम जानते हैं कि अगर मॉड जेड की पावर n बटा n इंटू n प्लस 1 अगर अभिसारी आ जाए तो फिर हम इस श्रेणी को क्या कहते हैं भाई, निरपेक्ष अभिसारी कहते हैं। निरपेक्ष अभिसारी का डेफिनेशन जानते हैं ना, ऐसा ही तो होता है कि अगर समीशन an जेड की पावर n, इसको निरपेक्ष अभिसारी कब कहते हैं, जब श्रेणी मॉड an जेड की पावर n अभिसारी हो। तो जब ये अभिसारी होती है तो इसको आप लोग निरपेक्ष अभिसारी कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा जो an है, यहाँ an आपके पास में है 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, इसलिए हमें तो इसकी जांच करनी है अब अभिसारी की। तो इसकी जांच करने के लिए आपको मोड an की आवश्यकता है, तो मोड an को लिख लीजिएगा। तो मोड an इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा, यही आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, और आप लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ए मोड an आपके पास में आ गया। तो अब हम ज्ञात कर लेंगे मॉड a n प्लस 1 इक्वल टू, इसके लिए आप n के स्थान पर n प्लस 1 कर दीजिए, और n के स्थान पर n प्लस 1 कर लेंगे तो ये बनेगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है भाई, मॉड an और मॉड a n प्लस 1 हमने फाइंड कर लिया है। अब इसकी जांच करनी है अभिसारी की। अभिसारी की जांच करने के लिए देखो, हम जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में कैलकुलस का जो फर्स्ट यूनिट अपना होता है उसमें हम पढ़ते हैं अभिसारी की जांच करना। तो वहां से हम डेलेम्बर का जो अनुपात परीक्षण है उसको काम में लेते हैं एक बार। तो डेलेम्बर के अनुपात परीक्षण के लिए आप लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे मॉड an बटा मॉड an प्लस 1। भाई डेलेम्बर में आप लोग क्या ज्ञात करते थे, वहां un बटा un प्लस 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर मोड an बटा मोड an प्लस 1 हम कर लेंगे इक्वल टू, देखिए मोड an आपके पास में है 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, और मॉड an प्लस 1 आपके पास में है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और बटा 1। ठीक है, अब n प्लस 1 से n प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल, तो फिर ये आपके पास में आ जाएगा मॉड an बटा मॉड an प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 2 अपॉन n बचे, तो इसमें से जैसे n से कॉमन लोगे n से n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 2 बाई n। अब इसका लिमिट आप लोग कर लेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब इसका लिमिट जैसे हम लोग करेंगे तो देखिए भाई क्या बनेगा, इसका लिमिट जब कर लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट मॉड an बटा मॉड an प्लस 1 इक्वल टू, इसका लिमिट करोगे n को इन्फिनिट कर दोगे तो 2 बटा इन्फिनिट 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 से आपके पास में जाएगा 1, और 1 आ गया। इसका मतलब डेलेम्बर का अनुपात परीक्षण असफल रहता है। जांच कैसे करते हैं हम लोग, अगर इसका लिमिट 1 से बड़ा है तो अभिसारी होगी, 1 से छोटा आए तो अपसारी होगी, लेकिन अगर 1 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी हो सकती है। यहाँ हमें आगे जांच करने की आवश्यकता है। तो यहाँ डेलेम्बर का अनुपात परीक्षण क्या हो गया, असफल हो गया। इसलिए जब भी डेलेम्बर असफल हो जाता है तो फिर हम कोई दूसरा परीक्षण काम में लेते हैं, जैसे कि राबी परीक्षण या लघुगुणकीय परीक्षण। तो यहाँ पर मैं लघुगुणकीय परीक्षण काम में ले रहा हूं। अब लघुगुणकीय परीक्षण में आप लोग क्या करते हैं, देखो ये तो आपके पास में आ ही गया है मॉड an बटा an प्लस 1। तो इसमें आप लोग एक बार तो दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, दोनों पक्षों का यहाँ पर लिख देना। एक बार तो होता है डेलेम्बर का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है, डेलेम्बर का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है, डेलेम्बर का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। ठीक है भाई, और डेलेम्बर असफल हो गया, इसलिए लघुगुण के परीक्षण को अब हम काम में लेंगे। और लघुगुण के परीक्षण के लिए आप लॉग लीजिए दोनों पक्षों का। लॉग आप लोग जैसे ही लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड
ए एन बटा ए एन प्लस वन इक्वल टू, इसका लॉग लिया तो ये आ जाएगा लिमिट लॉग 1 प्लस 2 बाई एन। ठीक है, इसके बाद में इसके दोनों पक्षों को आप n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा n लॉग मॉड ए एन बटा ए एन प्लस वन। n से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि लघु गुण के परीक्षण में ही आता है। लघु गुण के परीक्षण का जो डेफिनेशन होता है उस डेफिनेशन में ऐसा होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n इंटू लॉग ए एन बटा ए एन प्लस वन, इसलिए हमने ऐसा किया है। इक्वल टू यहाँ पर n और इसका मैं प्रसार करके लिख रहा हूं, देखिए log 1 प्लस 2 बाई एन का। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि log 1 प्लस एक्स का जो प्रसार होता है ये क्या हुआ करता है, इसमें सबसे पहले आता है आपके पास में x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ प्रसार करोगे सबसे पहले x का मतलब आ जाएगा 2 बटा n, फिर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, तो ये तो 1 बटा 2 और एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 बटा एन स्क्वायर, और इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। अब इसका लिमिट कर लीजिए दोनों पक्षों का। तो दोनों पक्षों का लिमिट हम लोग जैसे ही कर देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n लॉग मॉड ए एन बटा मॉड ए एन प्लस वन इक्वल टू, इधर से आ जाएगा देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, इस n को मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर तो n से n कैंसिल हो जाएगा 2, और माइनस यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 बटा n। ठीक है भाई, और अब n को इन्फिनिट कर देंगे अगर तो लिमिट देखना कितना आ जाएगा, ये सबसे पहले आ जाएगा 2 और फिर माइनस 2 बटा इन्फिनिट क्या हो जाएगा 0, तो आगे कंप्लीट 0 बन गया, तो ये 2 आया लिमिट जो कि ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है ना, तो लिमिट 2 जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो श्रेणी आपके पास में है कौन सी श्रेणी, मॉड, लिख देता हूं मैं यहाँ, इसको हटा देता हूं, तो इसलिए श्रेणी मॉड समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी z की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1 अभिसारी है, और ये अभिसारी आ गई। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो श्रेणी है कौन सी, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट z की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1, ये श्रेणी आपके पास में है निरपेक्ष अभिसारी। तो ये श्रेणी आपके पास में कैसी श्रेणी है भाई, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, यहाँ श्रेणी है और इस श्रेणी का अभिसरण क्षेत्र आपको प्राप्त करना है। तो देखिए भाई श्रेणी का अभिसरण क्षेत्र में आप प्राप्त करना है तो श्रेणी को लिख लीजिएगा एक बार तो, और यहाँ से श्रेणी से आप लोग देख सकते हैं कि जो an है ये an क्या होगा, देखो अभिसरण क्षेत्र प्राप्त करना है, अभिसरण क्षेत्र का प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप लोग ज्ञात करोगे अभिसरण त्रिज्या। तो अभिसरण त्रिज्या हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग an को देखेंगे, तो an आपके पास में हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब डॉट 4 की पावर n। ठीक है, कैसे लिखा आपने, बस ये z प्लस 2 की पावर n माइनस 1 का जो गुणांक है ये आपके पास में a n हो जाएगा। ठीक है, तो ये a n आ गया, अब a n आ गया तो a n प्लस 1 को लिख लीजिएगा, तो a n प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन n के स्थान पर n प्लस 1 कर लोगे बस, तो ऐसा जब कर लोगे तो हो जाएगा n प्लस 2 का होल क्यूब डॉट 4 की पावर n प्लस 1। ठीक है भाई, तो अब ज्ञात कर लीजिए अभिसरण त्रिज्या, इसलिए अभिसरण त्रिज्या अगर कैपिटल R है तो कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट मॉड an बटा a n प्लस 1। ठीक है भाई, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा आप लोग, तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो R इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, वैल्यू पुट करिए an का, तो ये आपके पास में आ गया 1 अपॉन
n+1 का होल क्यूब डॉट 4 की पावर n, ये व्युत्क्रम हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा n+2 का होल क्यूब डॉट 4 की पावर n+1। तो ये आ जाएगा r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। अब देखिए भाई, यहाँ से n कॉमन लीजिए और यहाँ से भी n कॉमन लीजिए, तो इसमें से n कॉमन लोगे n³ निकलेगा बाहर, इसमें से जब n कॉमन लोगे n³ निकलेगा बाहर, n³ से n³ कैंसिल हो जाएगा और कॉमन लेने के बाद में आपके पास यहाँ बचेगा 1+2/n होल क्यूब अपॉन, यहाँ से जब n कॉमन ले लिया तो बनेगा 1+1/n होल क्यूब डॉट 4 की पावर n से 4 की पावर n हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास में आ गया 4। देन r इक्वल टू, अब n को आप लोग जैसे ही इन्फिनिट कर दोगे तो 2/∞ क्या हो जाएगा 0, तो 1+0 से 1 आ जाएगा, ये भी आपके पास में 1 बनेगा, तो 1/1 से 1 और डॉट 4, तो ये आपके पास में आ जाएगा 4। r इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 4, यानी अभिसरण त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई 4 आ गई। अब अभिसरण त्रिज्या अगर 4 आ गई तो अब हम प्राप्त करेंगे अभिसरण क्षेत्र, तो इसलिए अभिसरण क्षेत्र। अब अभिसरण क्षेत्र कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा भाई, अभिसरण क्षेत्र यहां देखो आपको ये दिया हुआ था z+2 की पावर n-1, इसका मतलब यहां से लिख लीजिए mod z+2, भाई जो वृत्त होगा उसका केंद्र क्या हो गया -2, इसका मतलब, ठीक है। तो इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, बस यहाँ से सीधा सा लिखो आप, तो जो भी पावर है उसमें किसकी पावर थी z+2 की पावर थी, इसलिए मोड z+2 हमने यहाँ पर लिख दिया है। और जब भी आप अभिसरण क्षेत्र प्राप्त करोगे तो हमेशा आप लोग कौन सा चिन्ह यूज करोगे, लेस देन इक्वल देन, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभिसरण वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है अभिसारी होता है, पहली क्लास में हमने किया था। और त्रिज्या आ गई आपके पास में 4, तो मोड z+2 लेस देन इक्वल देन 4, ये आपका अभिसरण क्षेत्र आ गया। 6, निम्न श्रेणियों को नीचे दिए गए क्षेत्र में एक समान अभिसारी होने की जांच करिए। तो श्रेणी है समीशन n इक्वल टू 1 to infinity z की पावर n अपॉन n√n+1 मॉड z लेस देन इक्वल देन 1 के लिए हमें जांच करनी है इसके एक समान अभिसारी की। तो ध्यान दो भाई, एक श्रेणी अगर आपके पास में इस प्रकार से होती है, देखो समीशन fn(x), इस प्रकार की श्रेणी जो होती है इसकी एक समान अभिसारी की जो जांच करते हैं हम लोग, वो जांच हम लोग करते हैं m-Weierstrass परीक्षण के द्वारा। एक समान अभिसारी की जांच कौन सा परीक्षण के द्वारा करते हैं हम लोग, m-Weierstrass परीक्षण के द्वारा करते हैं। अब m-Weierstrass परीक्षण के द्वारा करते किस प्रकार से वो देखिए, इसमें आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ऐसे श्रेणी देखते हैं mn, और वो mn ऐसा होना चाहिए कि mod fn(x) लेस देन इक्वल देन क्या हो mn हो, ठीक है। एक श्रेणी समीशन mn इस प्रकार से देखते हैं कि mod fn(x) लेस देन इक्वल देन क्या हो mn। इसके बाद में आप लोग कहते हैं कि ये जो mn है ये क्या होना चाहिए अभिसारी। तो अगर mn अभिसारी हो तो हम कहेंगे कि जो समीशन fn(x) है ये वाली श्रेणी ये हो जाएगी एक समान अभिसारी। तो बिल्कुल इसी प्रक्रिया को हम यहाँ काम में लेंगे, और यहाँ काम में लेने के लिए देखो सबसे पहले आपको mn ढूंढना पड़ेगा ताकि मोड fn(x) लेस देन इक्वल देन mn हो जाए, और इसको भी ढूंढने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको दिया गया है देखो पहले से ही, इसी को काम में लेना है। तो इसको काम में लेंगे तो ध्यान दो, देखो कैसे, सबसे पहले मोड fn(x), तो मैं यहाँ पर इस श्रेणी को मोड लगा के लिख लेता हूँ, मोड z की पावर n बटा n√n+1 और लेस देन इक्वल देन। अब देखो यहाँ आपको दिया हुआ था मोड z लेस देन इक्वल देन 1, तो मोड z का वैल्यू पुट करोगे लेस देन इक्वल देन 1, तो ये लेस देन इक्वल देन और 1 की पावर n, तो 1 ही आ जाएगा अपॉन n√n+1। यहाँ आपको मोड की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि n क्या है नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है साहब। तो ये क्या बन गया आपके पास में mn, ठीक है। तो mn क्या आ जाना चाहिए अभिसारी, तो ये mn है, इस mn की हम लोग अब जांच करेंगे। तो इसकी जांच किस प्रकार से करेंगे देखिए, इसकी जांच करने के लिए ये जो mn है मैं इसको हल कर रहा हूँ थोड़ा, तो इसके लिए मैंने यहाँ से n कॉमन ले लिया, n कॉमन लिया तो 1/n, ये तो पहले से आपके पास में, और रूट के अंदर से n और कॉमन ले लिया, यानी √n आ गया ना कॉमन बाहर, तो √n का मतलब n की घात 1/2 और आ गई आपके पास में।
तो एक तो ये पहले से थी, 1/2 और आ गई, तो 1 + 1/2 कितनी हो जाएगी, 3/2, और रूट यहाँ से आपके पास में बचेगा फिर 1 + 1/n, ये वाली श्रेणी आपके पास में बन गई। ठीक है, तो जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास में एक श्रेणी हो गई mn। ठीक है, अब माना समीशन, इसकी अभिसारी की जांच कर रहा हूं मैं। अब जांच कैसे कर रहा हूं मैं, तुलना परीक्षण से कर रहा हूं। यहाँ पर तुलना परीक्षण हम फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर होता है आपका कैलकुलस का, उसके फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो बिल्कुल वहीं से हम तुलना परीक्षण से जांच इसकी कर रहे हैं। तो माना कि समीशन Vn एक सहायक श्रेणी है, एक सहायक श्रेणी है जहां देखो सहायक श्रेणी कैसे लिखता है, वो अपन यहीं से लिखते हैं। यहां से कैसे लिखते हैं, n की जो पावर है कितनी है यहाँ पर, 3/2, बस इसी को सहायक श्रेणी लिखते हैं। जहां Vn = 1/n³ है। ठीक है, ये सहायक श्रेणी बन गई। अब ये सहायक श्रेणी हो गई, तो फिर अब हम लिमिट फाइंड करेंगे mn/Vn का। इसलिए अब हम लिमिट देखेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिट mn/Vn का इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। देखो mn/Vn जैसे ही करोगे तो ये 1/n का 3/2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में बचेगा 1/√1 + 1/n। इसका लिमिट अगर आप लोग कर देंगे तो ये लिमिट आपके पास में आ जाएगी 1। ध्यान रखना लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ 0 नहीं है, कितनी है, 1। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जब भी mn/Vn का लिमिट 0 के अलावा चाहे कुछ भी है, तो फिर हम कहते हैं कि mn और Vn या तो दोनों ही अभिसारी होंगी या फिर दोनों ही अपसारी होंगी। तो इसलिए समीशन mn तथा समीशन Vn दोनों ही या तो अभिसारी हैं, दोनों ही या तो अभिसारी हैं या दोनों ही अपसारी, या दोनों ही अपसारी। अब अभिसारी होगी या अपसारी, इस बात की जांच हम करेंगे। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, वो यहां से Vn से करेंगे। तो Vn से कैसे करेंगे, देखो तो मैं यहां लिख रहा हूं लेकिन समीशन Vn अभिसारी है। अभिसारी क्यों है, क्योंकि देखिए भाई ये अभिसारी क्यों है, क्योंकि ये जो श्रेणी आपके पास में है ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। इस प्रकार की जो श्रेणी होते हैं समीशन 1/n⁻p, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में जब भी p का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो श्रेणी अभिसारी होगी, और अगर p का वैल्यू 1 या 1 से छोटा होता है तो फिर श्रेणी होती है अपसारी। तो यहाँ p का मान कितना है भाई, 3/2। तो क्योंकि p = 3/2 जो कि >1 है, ठीक है, इसलिए अभिसारी है। अब समीशन Vn अभिसारी होगी, इसका मतलब फिर mn भी कैसी होगी, अभिसारी, क्योंकि अभी आपने देखा है कि या तो दोनों ही अभिसारी होंगे या फिर दोनों ही अपसारी। तो Vn अगर अभिसारी है तो mn भी कैसी होगी, अभिसारी, इसलिए समीशन mn अभिसारी है। और जब भी mn अभिसारी होता है तो फिर आप इस श्रेणी को क्या कहेंगे, एक समान अभिसारी। इसलिए श्रेणी समीशन n = 1 to ∞ z⁻n/n√n+1 एक समान अभिसारी है, एक समान अभिसारी है। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, और इसमें थर्ड आपके पास है एक श्रेणी है समीशन n⁻n z⁻n। आपको ज्ञात करना है इसके अभिसरण त्रिज्या। तो देखिए अभिसरण त्रिज्या हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे। यहाँ सबसे पहले तो आप लोग an देखोगे, तो an मतलब z⁻n का गुणांक, ये आपके पास में है n⁻n⁴n। इसके बाद में आप लोग फाइंड करोगे an+1 को, तो an+1 = n के स्थान पर n+1 कर लीजिएगा। तो ये आपके पास में बनेगा n+1 ∴ n+1 की पावर n+1।
ठीक है भाई। तो अब अभिसरण त्रिज्या r इक्वल टू हम लोग जानते ही होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट मॉड an बटा an प्लस 1, तो इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। अब यहाँ से मोड से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है, तो लिख लीजिएगा an, ये आपके पास में आ गया n फैक्टोरियल बटा n की पावर n, और ये ऊपर आ जाएगा तो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 फैक्टोरियल। हल कर लीजिए इसको, तो r इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, इसको हल करिए तो n फैक्टोरियल और बटा n की पावर n इंटू, यहाँ से n कॉमन ले लीजिएगा, n को कॉमन लोगे ऊपर घात है n प्लस 1, तो आपके पास में आ जाएगा n की पावर n प्लस 1 इंटू, कॉमन लेने के बाद में बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, तो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1 बटा, यहाँ ये जो n प्लस 1 फैक्टोरियल है इसका हम लोग प्रसार कर लेंगे। तो फैक्टोरियल का प्रसार करोगे सबसे पहले n प्लस 1 आएगा, फिर यहाँ से एक कम कर दोगे तो n आ जाएगा और यहीं पर रोक देंगे तो n फैक्टोरियल। ठीक है, अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, देन r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n की पावर n प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1 बटा, यहाँ से n कॉमन ले लोगे और ये n की पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n की पावर n प्लस 1, और कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, देन r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। अब आप लोग देख सकते हैं n की पावर n प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल, और ये जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन n ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास में बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, और इसका जो लिमिट होता है ये हम लोग जानते हैं क्या होता है e, तो ये आगे इसके अभिसरण त्रिज्या। नेक्स्ट फॉर देखिए, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3 प्लस 4 आयोटा की पावर n z की पावर n, इसका अभिसरण त्रिज्या आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो an है आपके पास में ये आ गया 3 प्लस 4 आयोटा की पावर n, ठीक है, तो मैं मॉड an फाइंड कर लेता हूँ यहाँ से, तो मॉड an क्या हो जाएगा देखिएगा, मॉड 3 प्लस 4 आयोटा की पावर n। अब 3 प्लस 4 आयोटा का जो मापांक होता है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, रूट a प्लस आयोटा b का मापांक आप लोग जानते हैं रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और फिर इसकी पावर कितनी है n, तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 और 5 की घात क्या हो गई n, ठीक है। इसलिए यदि अभिसरण त्रिज्या कैपिटल R है, यदि अभिसरण त्रिज्या कैपिटल R है तो हम लोग जानते हैं 1 अपॉन r इक्वल टू होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट मॉड a n की घात 1 बटा n, देन 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। अब देखिएगा मॉड n, इसका वैल्यू आपके पास में आ गया 5 की पावर n, तो 5 की पावर n और फिर इसकी घात आप लोग कर दीजिए 1 बटा n, देन 1 अपॉन r इक्वल टू n से n कैंसिल हो जाएगा, घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातें गुणा हो जाती हैं, और दोनों जैसे गुणा होगा n से n कैंसिल तो ये आ जाएगा 5, इसका मतलब r इक्वल टू आपके पास में आ गया 1 अपॉन 5, ठीक है भाई, ये आ गई अभिसरण त्रिज्या। नेक्स्ट नंबर 5, यहाँ ये आपके पास में श्रेणी इस प्रकार से 1 प्लस a डॉट बी अपॉन 1 डॉट सी जेड ए प्लस 1 बी प्लस 1 अपॉन 1 2 सी प्लस 1 जेड स्क्वायर। अब इसके अभिसरण त्रिज्या आपको फाइंड करनी है, तो देखिएगा अब इसमें हम लोग जानते हैं अभिसरण और अपसरण में एक शर्त हम लोग जानते हैं, प्रॉपर्टी हम इसका जानते हैं कि अगर किसी भी श्रेणी में एक पद हटा दिया जाए या एक पद जोड़ दिया जाए तो उससे श्रेणी के अभिसरण या अपसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, इस श्रेणी का प्रथम पद छोड़ करके फिर लिख रहा हूं, तो यदि श्रेणी का प्रथम पद छोड़ दिया जाए
यदि श्रेणी का प्रथम पद छोड़ दिया जाए तो ए एन इक्वल टू, है ना, ए एन लिख रहा हूं मैं, अगर प्रथम पद छोड़ दिया जाएगा तो ए एन क्या आएगा। देखो ये आपने 1 को छोड़ दिया भाई, अब छोड़ दिया तो इसका एनवा पद आपको लिखना है। एन का मतलब एनवा पद ही होता है। अब एनवा पद कैसे लिखेंगे ध्यान देना भाई, पहले पद में आप लोग देख सकते हो ए है, दूसरे में 2 गुणनखंड हो गए ए इंटू ए प्लस 1, इसका मतलब तीसरे में 3 गुणनखंड होंगे ए प्लस 1 ए प्लस 2। तो इस प्रकार से ए प्लस 1 और ऐसा एनवा जो एन गुणनखंड होंगे ना इसके अंदर, तो एनवा गुणनखंड क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1। ठीक है, देखो जैसे पहले पद में ए तक था, दूसरे पद में ए प्लस 1 तक, तीसरे में ए प्लस 2 तक, तो एनवे में ए प्लस एन माइनस 1 तक। इसी प्रकार से बी, फिर दूसरे में बी तो है ही, लेकिन बी प्लस 1 और आया, इसी प्रकार से तीसरे में बी प्लस 2 और आ जाएगा। तो एनवा जो गुणनखंड होगा इसका, ये आपके पास हो जाएगा बी प्लस एन माइनस 1 और बटा, यहां से देखिए पहले में 1 है, दूसरे में 1.2 है, तो एन वे में एन गुणनखंड आ जाएगा, तो एन तक हो जाएगा। और इसके बाद में आ जाएगा सी प्लस 1, और इसका जो एनवा गुणनखंड है ये सी प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये ए एन अपने पास में आ गया। तो अगला पद फाइंड कर लीजिएगा ए एन प्लस 1। इसके लिए आप लोग क्या करोगे भाई, एन के स्थान पर एन प्लस 1 आप लोग इसमें कर देंगे, तो ये आपके पास में जाएगा ए प्लस 1 ए प्लस एन माइनस 1, और इससे अगला जो गुणनखंड होगा भाई ये तो आएंगे ही आएंगे, इससे अगला एक गुणनखंड और आ जाएगा, तो इससे अगला गुणनखंड क्या आएगा ए प्लस एन। इसी प्रकार से बी प्लस 1 और बी प्लस एन माइनस 1, और इससे अगला जो गुणनखंड है ये आपके पास आ जाएगा बी प्लस एन बटा 1.2 तक आ गया, और n से अगला जो गुणनखंड होगा n प्लस 1 आ जाएगा सी प्लस 1 सी प्लस एन माइनस 1, और इससे अगला जो गुणनखंड है ये आपके पास में आएगा सी प्लस एन। हल कर लीजिए इसको, तो अब आप लोग कर लोगे ए एन बटा ए एन प्लस 1 इक्वल टू, देखिए जैसे ही डिवाइड करोगे दोनों को आप लोग डिवाइड कर दोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, b प्लस 1 b प्लस एन माइनस 1 ये भी हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ से 1 2 n ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा c प्लस 1 c प्लस एन माइनस 1, तो c प्लस 1 c प्लस एन माइनस 1 ये सब क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी an में से तो सारे गुणनखंड ही कैंसिल हो गए, बस केवल इसमें बचे, और an बटा an प्लस 1 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये तो ऊपर की तरफ आ जाएंगे कौन कौन, एक तो ये n प्लस 1 और एक इधर से आ जाएगा c प्लस n, और बटा में आ जाएगा आपके पास में एक तो ये वाला a प्लस n और प्लस इंटू दूसरा आ जाएगा b प्लस n। ठीक है, अब अभिसरण त्रिज्या हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यदि अभिसरण त्रिज्या कैपिटल R है, यदि अभिसरण त्रिज्या कैपिटल R है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं भाई, कैपिटल R के लिए क्या होता है, R इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट मॉड ए एन बटा ए एन प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। अब देखो ये रहा ए एन बटा ए एन प्लस 1, मोड से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि n नेचुरल नंबर ही है, तो लिख लीजिए इसको एज इट इज, तो आ जाएगा n प्लस 1 c प्लस एन बटा ए प्लस एन इंटू बी प्लस एन। ठीक है भाई, अब ऊपर से मैं इसको हटा लेता हूं, अब ऊपर से अगर हटा लेंगे तो ये आ जाएगा R इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट है। अब देखिए भाई n को कॉमन ले लीजिए इन सभी में से, तो सभी में से n को कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू, यहां से n कॉमन लोगे तो 1 प्लस c अपॉन n और बटा n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस
ए अपॉन एन, एन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी अपॉन एन इक्वल टू, अब एन को इन्फिनिट आप लोग कर दीजिए भाई, एन को हम लोग जैसे इन्फिनिट कर देंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिट 0 और 1 प्लस 0 यानी 1, तो 1 डॉट सी, तो सी आ जाएगा, ये 1 ही आएगा ऊपर से तो, और बटा यहाँ से भी 1 ही आएगा, यहाँ से भी 1 ही आएगा तो 1, ठीक है। इसका मतलब आर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 1, ये आ गई अभिसरण त्रिज्या।